शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक जानिब साल से नहीं बल्कि कई दहाइयों से यह रविश बर्पा हुई है कि अगर काम करना है तो बैरून मुल्क जाकर करना है। एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, अगर अपने वतन अजीज में अपने शहर में काम करना पड़ेगा तो लिटरली मारूफ है कि कम जवानदी मौत है। लेकिन उससे इंतहाई हम्बल और ऑड जॉब्स अगर आपको बाहर जाके करनी पड़ेंगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, हम अजीजों कारिब को छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं ख्याल रखते कि हम जायज रास्ते से जा रहे हैं, नाजायज रास्ते से जा रहे हैं। और अगर नाजायज रास्ते से जा रहे होते हैं तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक बार फिर से कश्ती हादसा हुआ है जिसमें 80-84 के करीब पाकिस्तानी शामिल थे। बहुत मिसिंग है, कुछ की जानें जा चुकी हैं और जो मिसिंग है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। समंदर है, गहरा समंदर है, मैं उस पर कोई अल्फाज अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि समंदर में मिसिंग का मतलब क्या होता है। कोई खुश्की का टुकड़ा करीब नहीं है और इस वाक़े को तीसरा चौथा दिन अगर हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत दे, उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन वहीं एक बड़ा अजाब बर्पा हो चुका हुआ है दोबारा से, जो बिल्कुल इससे इंटायरली डिफरेंट है। एक तो वो है ना जो डंकी लगाकर जा रहे हैं, लीगल रस्तों से माँ बाप को मकरूज करके जाना चाह रहे हैं और वहां जाकर सब कुछ करें। नया रास्ता जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त बर्पा कर रखी है वो ये है कि जी विजिट वीजे पर आप थाईलैंड जाएंगे और थाईलैंड लैंड करते ही आप माफिया के हत्थे चढ़ जाएंगे। एक्चुअली आपको माफिया ही अपनी खोंटी के साथ खींचकर थाईलैंड तक ले जाएगा और आप ये समझेंगे कि मैं कंपनी में नौकरी करने जा रहा हूं, माँ बाप को पैसे भेजूंगा, मसाइल हल हो जाएंगे। थाईलैंड एंटर होने के बाद आपको स्मगल करके बर्मा कैसे पहुंचाया जाता है, बर्मा में आपका इंतजार चाइनीज माफिया कर रहा होता है और ये वही चाइनीज माफिया है जो इस पूरे रूट के मामलात को मुबैना तौर पर ऑपरेट कर रहा है, जो पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, थाईलैंड जाता है, थाईलैंड से इलीगली आपको बर्मा एंटर करवाता है और उसके बाद फिर ना खत्म होने वाली अजियत और अजाब। हमने गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में भी कुछ फैमिलीज से आपको मिलवाया था, उन माँ बाप से मिलवाया था जो अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, फिर उस बाप से मिलवाया था जो 30 लाख रुपए चाइनीज माफिया को भत्ता देकर अपने बेटे को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुआ था। लेकिन ऐसे माँ बाप भी मौजूद हैं जो कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो, क्या औकात है तुम्हारी जो मुझसे मांगोगे, और मैं अपना तन मन धन बेचकर तुम्हें दूंगा ताकि मैं अपने बच्चे को वापस ला सकूं। ये तमाम चीजें करते हुए अगर कोई खामोश है, मंजर से गायब है, तो रियासते पाकिस्तान यानी वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इदारे, हमारे मुआवनीन और वो लोग जिन्होंने बचपन से हमें सबक पढ़ा रखा है कि रियासत तो माँ के जैसी होती है। लेकिन अब इस उम्र में आकर समझ आने लगी है कि अगर ये माँ होती है तो फिर ये लाजमी सुतेली माँ होगी, किसी ने सही बताया नहीं। अल्लाह करे कि हमारे गुमान गलत हो और हमें इस पर रासिख यकीन हो कि रियासती इदारे माँ ही हुआ करते हैं और वो माँ की तरह ही काम किया करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दानिश खान साहब मौजूद हैं। दानिश खान साहब को खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करके दावत दी गई है ताकि इस तमाम तर धंधे को समझा जा सके जो चाइनीज माफिया की मुआवनत, थाई माफिया के अमल दखल और बर्मा की जमीन के इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तानियों के साथ बदबख्ती की सूरत में सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई ये हो गया है, एक के बाद एक अजाब आ रहा है, एक के बाद एक सिचुएशन आ रही है, माँ अपने बच्चे तलाश करती फिर रही है, बाप अपने बच्चे तलाश करे, हो क्या गया और ये कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? देखिए जी मियां साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने मुल्क में ऐसे लोग, ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जो वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए और मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड देखते हुए फ़ौरन से पहले अपनी दुकान सजा लेते। जैसा कि आपको पता है डिमांड है आजकल बाहर जाने की जी, बेरोज़गारी है, स्पेशली जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी, और जो मज़दूर तबका है उसमें भी। शॉर्टकट्स का भी एक आपको पता है एक एलिमेंट है कि
कम टाइम पे शॉर्टकट करके आप पैसे कमा लें। शरीके में मार्केट है ना जी। तो ये सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर लें तो फिर जो ये एजेंट माफिया जो आपने जिक्र किया, ये इतने जालिम लोग हैं। आपने चाइनीज़ का जिक्र किया जो मेन रूट्स हैं, लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ बढ़ाना चाहूँगा कि जो मेन एजेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क के एजेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जालिम वो लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, जो बंदा यहाँ से ताड़ते हैं और बेचते हैं। सर मैं कहता हूँ कि गाजर मूली की खरीदो फरोख्त रेडियों पे क्या होती होगी, जो हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल है और इतनी टैलेंटेड भी हैं, उसमें मेहनती भी हैं, मेहनत कश जफाकश भी हैं, जिनके सौदे करते हैं और उनके सौदे ही ऐसे करते हैं कि उसके बाद ये अलानिया एक सीना तान के कहते हैं कि जाओ तुम्हारा जो होता है कर लो। हाँ, जो होता है कर लो, तुम्हारा पासपोर्ट है, नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है। तो इस कहानी का जो थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैं जानता हूँ, इस इंसानी स्मगलिंग जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की, हमारे मुल्क के अजीज़ की गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, जबकि ठोस शवाहिद भी मौजूद। समझना, शवाहिद मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, नहीं मौजूद अंधी गूंगी लंगड़ी बहरी जो है वो हुकूमत बनी हुई है, रियासती इदारे बने हुए। समझना ही चाह रहा हूँ कि स्मगलिंग का आगाज कहाँ से होता है। सर जैसा कि मैंने आपको बताया है अपना मियाँ साहब के बेरोजगारी और शॉर्टकट्स को देख के, एक शख्स अगर इंसानी स्मगलिंग के बिजनेस में है जी, उसकी ऑब्वियसली कई टाइज अगले माफिया के साथ भी हैं, जो कि चाइनीज माफिया है, थाई माफिया है, बर्मन माफिया है। वो टाइज डेवलप कैसे हो जाता है? पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मैं आपको एक बड़ा इसमें पेन पॉइंट बताऊँ कि क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो ममालिक दुनिया के, जिनमें आप मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक और म्यांमार, बर्मा के साथ सरहदी इलाका है, यहाँ पे एक्सेस काफ़ी ईजी है। वहाँ पे मफरूरी आप कह लें, काटने के सिलसिले में यहाँ से भागे ऐसे लोग, और वहाँ जाके इन्होंने अपनी रूट्स, वहाँ पे चाइनीज़ माफिया जो स्कैमिंग, जो ऑनलाइन स्कैमिंग, मोबाइल पे, इंटरनेट पे ऑनलाइन स्कैमिंग का काम करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए में और हमारे हमसाया मुल्क में, इंडिया में। अब ये जो हमारे एजेंट नुमा भेड़िए वहाँ पाकिस्तानी जो यहाँ से मफरूरी के काटने के गेम है, मुख्तलिफ जराइम में इन्वॉल्व है। अब जाहिर पनाह चाहिए, बचना है तो किसी ऐसी पैथेटिक जगह पर जाकर पनाह चाहिए, और वहाँ उन्होंने बिजनेस कर लिया, पनाह भी साथ अर्निंग भी। उन्होंने चाइनीज माफिया के साथ मिलकर यहाँ से नौजवान नस्ल को, स्पेशली लड़के मैंने देखा 20, 22, 23 साल, 25 साल के लड़के, नौजवान हार्डली, उनको डॉलर्स का लालच देके उनको कंबोडिया में उनको वो बुलाते हैं, उनको कहते हैं जी आपका 6 महीने वीज़े पे नहीं, वो आपको भेजते हैं वर्क परमिट, या वो मोस्टली आपको कहते हैं जी आपका ये बिजनेस वीजा है, आप आ जाएं। जब बिजनेस वीजे का कोई इंसान सुनता है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है कि मुझे नहीं रोकेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात ये बताता चलूं कि उस माफिया की, एजेंट माफिया की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइनीज, एजेंट माफिया जो हमारा पाकिस्तानी है, उनकी यहाँ पे एयरपोर्ट पे FIA के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और कंबोडिया में उनकी वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनकी जो इमिग्रेशन, जो बॉर्डर फोर्सेस आपकी सारी है, उनके साथ हाँ। अब होता ये है कि यहाँ पे उन्होंने आपकी फोटो, ये पॉइंट आप सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे FIA लाहौर एयरपोर्ट पे, उनका ज़्यादा काम लाहौर एयरपोर्ट से है, ये भी एक पॉइंट है। लाहौर एयरपोर्ट पे आपकी फ़ोटो और आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो सारा बताया होता है। काउंटर आपको वो मैसेज पे बता देते हैं 2, 5, 7 मिनट पहले कि आपने भाई इस काउंटर पे जहाँ हमारा बंदा बैठा हुआ है, उस बंदे ने आपको क्लियर कर देना है जाते ही आपने सर निकल जाना है। फिर आपने फ्लाई करना है, आपने जब कंबोडिया लैंड करना है, आपने वहाँ जाना है। वहाँ पर भी एक भेड़ बकरियों सा समा होता है, एक खाला लाला मच्छी होती है, और जिन लोगों के साथ जिन लोगों ने पे किया होता है, जो यहाँ से जाते हैं लड़के, उनकी बात होती है, वो आपको वहाँ पे पहचान लेते हैं, मोबाइल में फोटोज होती है। ये बात मुझे खुद एक साहब ने बताई मेरे पिछले प्रोग्राम में भी, कि वो विजिट वीजे पर एक्चुअली गए थे थाईलैंड,
लेकिन उनको वहां से स्मगल किया गया था बर्मा में। और बिल्कुल इसी तरीके से ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको एजेंट ने बताया था कि जैसे ही आप लैंड करेंगे आपको कंपनी की गाड़ी लेने आएगी और आपको अगले दिन काम पर, तो उनके लिए बकायदा वहां पर इंतजार हो रहा था और एयरपोर्ट फोर्स नहीं पकड़ के उनको टैक्सी में बिठा दिया जहां से। सर एक्चुअली वो इन अदर वर्ड्स आप दूसरे अल्फाज में सौदा हो चुका होता है, आप बिक चुके होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपका सौदा हो गया हुआ है। आप उस वक्त मलकियत बन जाते हैं उस इंसान की जिसने आपके पेमेंट की, वो चाइनीज माफिया पे करते हैं, चाइनीज माफिया जिसके पास आपको पहुंचाना है। मुख्तलिफ उनको कंपनीज का नाम दिया जाता है वहाँ पे, ये कंपनी है, ये कंपनी है, कॉलिंग है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है, ये कॉलिंग है, क्योंकि वहाँ पे स्कैमिंग का काम कॉलिंग पे भी होता है और टेक्सटिंग पे भी, ठीक है, और उर्दू भी है और इंग्लिश भी है, डिफरेंट है। नॉर्मली वहाँ पे आपको सैलरी का जो डॉलर्स में बताते हैं $1,000 अमेरिकन डॉलर्स, 2.5-3 लाख रुपया प्लस कमीशन। जो हमारा नौजवान जहाँ पे आके रह जाता है वो है कमीशन पे फिर वो आपको ऐसा ट्रैप करते हैं, आपको 1-2 लोग दिखाते हैं, वो आपको बातों में आपको काउंसलिंग करते हैं, इसने देखो इतना कमीशन इस दफा, वो कहता है इसने भी तुमने कितना, मैंने 50 लाख भेजा था, 50 लाख, कैन यू इमेजिन, ठीक है, पागल हो जाते हैं। वो नौजवान वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। पासपोर्ट आपका ऑलरेडी, अच्छा मैं बात कर रहा था एजेंट्स की, एजेंट्स ने वहाँ पे इतना 2-4 एजेंट्स हैं जो बड़े हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने किराए पे घर कह लें कुबत खाने बनाए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने, कहाँ पे, बर्मा में, कंबोडिया में तो उन ये कौन है सर? ये हाफसाबाद वाली साइड का एक जो मुझे पता चला उसका नाम है, वो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मेरे पास प्रूफ भी है। कंपनी में कोई लड़का कंपनी को अगर वो नहीं करके दे रहा, वो क्लाइंट नहीं फंस रहा, देखें, यानी वो अगर क्लाइंट फंसाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अगर वो चिड़िया दाना नहीं चुग रही है और नहीं पकड़ा जा रहा क्लाइंट, कभी लड़की बन के कभी किसी किस्म की हरकतें करके, सर लड़की बन के ही, बेसिकली लड़की बन के ही होता है। आपने लड़की बन के एक प्यार का फेंक रहा है, ठीक है, जो करना है आप करेंगे, हाँ, लड़की बन के आपने उनके अकाउंट्स पर खाली कर, और वो नहीं फंसा तो फिर तबाही, वो नहीं फंसा, वो आपको वार्न करेंगे, आपको वार्निंग रेड लाइन देंगे आपको कि भाई हमें वीक है, क्लाइंट ओपन करो, वो टर्म यूज होती है क्लाइंट ओपन करना, क्लाइंट ओपन करो। तो अगर आप नहीं, अब 1 वीक में भी नहीं हुआ, वो फिर आपको टॉर्चर करना, आपको मुख्तलिफ 13 घंटे तो जॉब कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद वो आपकी जॉब बढ़ाते 14-15 घंटों में ले जाते हैं, वो पनिश करते हैं आपको आधा घंटा, फिर आपको भी वो सैलरी जो आपको भी मिली भी नहीं होती, वो आपको कहते हैं कि आपके $20 डिटेक्ट हो गए, अच्छा, आपके $30 डिडक्शन शुरू हो गई है। अच्छा, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करना चाहूँगा, अब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और इसी बात को आगे लेकर चलेंगे ताकि हम एजुकेट कर सकें अपने माशरे के माँ बाप को भी, बच्चों को भी, और उन ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियों को जो ये समझते हैं कि माँ बाप को तंग करके, मकरूज करके, उनका खून निचोड़ के जब हम बाहर चले जाएंगे, मतलब बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का जो मौजू है वो इंतहाई दिल खराश है। वजह यह है कि ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से ही सिर्फ नहीं है, ये उन बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे के हवाले से भी है जो अपनी औलाद से तवक्को लगाए बैठते हैं कि जब हमारी कमर में बल आने लगेगा, हमारे घुटने दर्द होने लगेंगे, हमारी आंखों की बिनाई कमजोर होने लगेगी, तो मेरा ए धी ते ए पुत्र जिहड़ा है ए मेरा सहारा बनेंगे। और ये वो वक्त होता है जब फरीकैन को एक बड़ा धोखा मिलता है कि सुहाने मुस्तकबिल के चक्कर में औलाद अपने आप को भी मुश्किल में डाल लेती है, और वो माँ बाप जो अब निस्बतन कमजोर हो चुके हैं, हमने उनको एक ऐसी दलदल में फेंक दिया होता है बिकॉज हमें लगता है कि अब्बा तेन तो पता नहीं, जो मुझे पता है अब्बा जी थानू की पता। हमारे साथ दानिश खान साहब मौजूद है। दानिश भाई, आप बड़ी तफसील से बता रहे थे कि चाइनीज माफिया कैसे ऑपरेट करता है और पाकिस्तानी नौजवानों को किस तरीके से बैरून मुल्क उनकी खरीदो फरोख्त का काम मुबैना तौर पर हो रहा होता है। 2, 4, 5 सवालात बहुत कीमती हैं। रेट क्या होता है किसी भी शख्स के बिकने का? मुझे पता नहीं है, मैं समझ रहा हूँ मैं नौकरी पे जा रहा हूँ लेकिन मेरा सौदा हो रहा है, तो क्या रेट क्या बनता है?
देखिए मेरे साहब, इसका जो नॉर्मल रेट जो मार्केट में है वो 8 लाख, 7 से 8 लाख जो मैंने पे कर जो आपने पाकिस्तान से पे करना है। जाना है कि मैं जाकर बाहर एक कॉल सेंटर पे नौकरी करूंगा और माँ बाप को 3, 4, 5 लाख रुपया महीना बेचूंगा। उसमें है कि 2.5 लाख आपकी सैलरी, अच्छा जी, $1,000 अमेरिकन डॉलर, और फिर आपको जो बेसिक ट्रैप किया जाता है वो कमीशन। हाँ, कमीशन पे तो होता है मैं कि यार मैं कोई इन्ना को तो बना ही हाँ, कमीशन पे वो आपको बताते हैं कि यार तुम 20 लाख 25 लाख जितना तुम मेहनत करोगे उतना आराम से कमा लोगे तुम। ठीक है, फलां ने 1 करोड़ भेजा, फलां ने 50 लाख भेजे, टूटियां मुटियां गानी वो जस्ट स्टोरीज हैं। वो हमारे नौजवानों को ट्रैप करने के लिए स्टोरीज हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आज से 3 साल पहले से काम स्टार्ट हुआ था। 3 साल पहले नौजवानों ने पैसे कमाए बनाए हैं। अब जब आपको पता चलता है, एक मिसाल देता हूँ कि एक इंसान को पता चलता है कि एक मोहल्ले को पता चलता है कि हमारे मोहल्ले में चोर घुसा है, ऑब्वियसली वो उसके लिए प्रिकॉशंस करते हैं, सेफ्टी करते हैं, लॉक्स लगाते हैं, दरवाजे मजबूत करते हैं, लोहे के जंगले लगवाते हैं। जब वो उस गली में, उस मोहल्ले में वो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, वहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह अब वो मार्केट डाउन हो गई हुई है। जिन सोसाइटीज़ में, जिन कंट्रीज़ में ये स्कैमिंग की गेम करते थे कम्बोडिया से बैठ के, वो लोग अब अवेयर हो गए। इनमें गल्फ भी है, इनमें अमेरिका भी है, यूएस भी है, यूके भी है, जहाँ पर लोगों को लड़कियां बन के मेरे ख्याल से ट्रैप। सर इनमें बेसिकली जो है ना वो अमेरिका और इंडिया है। अच्छा, इनमें अमेरिका और इंडिया है, गल्फ या ये कंट्रीज, क्योंकि ये लोग आप समझते हैं जो अरबी जो गल्फ में जो सऊदी जो रेजिडेंट है वहाँ के, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता पैसा, क्योंकि ये आपको लालच देते हैं पैसा डबल करने का कि हम हमारे साथ आप ट्रेड करें, हम आपका पैसा। आप उन लोगों की मेंटेलिटी समझते हैं, मिडिल ईस्ट की, सऊदीया की, गल्फ की, उनको बॉदर नहीं करते। ये ट्रैप कैसे करते हैं वो बताइए। तो ये लाइक अगर मैं गया हूँ और मैं कॉल सेंटर की नौकरी के लिए वहाँ फंस गया हूँ, अब मैंने ट्रैप कैसे करना है, मुझे क्या क्या फैसिलिटी, मैं एक बंदा है, मुंह तो मेरे दाढ़ी है, आवाज मेरी इतनी भारी है, अब मुझसे लड़की के तौर पर वो काम कैसे लेंगे? आपसे लड़की के तौर पे आपने बात नहीं करनी है, लड़की के तौर पे आपने मैसेजिंग करनी है आईफोन से, आई मैसेज बोलते हैं उसको। अच्छा, आईफोन से आपने मैसेजिंग करनी है, आपको रैंडमली। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसको बोलते हैं पाउडर, अमेरिकन नंबर्स की एक लंबी लिस्ट आपको डेली देते हैं, वो 300 नंबर्स पे आपने मैसेज करने हैं। अगले दिन फिर आपको 300 नए नंबर देंगे, वो यूएसए में चल रहे होते हैं नंबर। आपने वहाँ रैंडम मैसेज करना है, उसको हम बोलते हैं रॉन्ग नंबर। आपने अपने आईफोन से मैसेज करना है। आपको 15 से 16 से 20 आईफोन आपके सामने उन्होंने दिए होते हैं, साथ सिस्टम आपका ऑन होता है। आपने मैसेज करना है, पर आगे से अगर रिप्लाई आ गया वहाँ से कि नो इट्स नॉट जूली, इट्स नॉट द पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ, वहाँ से आपने कहानी स्टार्ट करनी है कि भी मुझे आपका वे ऑफ टॉक बड़ा अच्छा लगा है, आप बड़े हम्बल हैं, आप बड़े नाइस हैं, मैं फीमेल बताना है कि मैं वो बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपकी बात कि अगर वीडियो कॉल पे, आपको पता है हर बंदा चाहता है वीडियो कॉल पे मैं देखूं कि आगे कौन है, उसके लिए ये सब वो मॉडल्स हायर की होती हैं। मॉडल्स मुख्तलिफ प्राइजेस पे, मुख्तलिफ कीमतों पे, उनकी शक्ल और उनके रीजन के हिसाब से वो मॉडल्स ने वीडियो पे क्लाइंट के साथ बात करनी है। वहाँ बात कंफर्म हो जाती है, उसको वो क्लियर हो जाता है कि मेरे सामने या वो जो अदर साइड पे जो है वो लड़की है। और फिर मॉडल का काम खत्म हो गया, आपने फिर आगे शुरू कर, हमने फिर शुरू कर देना है। लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रैप कर रहा हूँ किसी को, अल्लाह ना करे, तो मैं उसको पहले मैस्टिंग करूंगा, मैस्टिंग करके उसको रियलाइज करवाऊंगा कि जी मैं फला हूँ, फला खातून बात करी और मेरे पास आपके लिए ये चीजें, आई कैन डू दीज मिरेकल्स फॉर यू। और फिर अगर वो मुझे कहता है कि वीडियो कॉल पर आए, तो मैं उसी माफिया को बताऊंगा कि जी मुझे फौरी एक मॉडल चाहिए, वो मैं मॉडल देगा, मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करेगी और उसके बाद व्हाट्सएप जो भी होगा, फिर उसके बाद दोबारा मैं आ जाऊंगा। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, इसका पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ, पूरा मैकेनिज्म है कि आपने उसको बताना है कि भाई मैं एक फुल बिजनेस वूमैन हूँ, ठीक है। और जब आपकी चैट उसके साथ चलेगी एक दिन 2 दिन, आप उसको बताएंगे जी मैंने फलाने बिजनेस में, फलानी इन्वेस्टमेंट में मैंने ये पैसा बनाया और आज मैं एक सक्सेसफुल औरत हूँ, विडो हूँ, बेवा हूँ। लालच, हाँ विडो मैं बेवा हूँ, फौरन लालच आ गई कि शायद मेरे लिए बैठी है। हाँ, फिर आपकी वो जो अगर वो वीडियो पे कहता है, वो प्रूफ मांगता है, तो वो मॉडल अवेलेबल होती हैं 7
उनको अपार्टमेंट दिया होता है बिल्कुल साथ, आप उधर जाते हैं उसी बिल्डिंग में, बिल्कुल साथ ऑफिस में, बिल्डिंग में से बिल्डिंग सेम ऑफिस, वो वहाँ पे घर का माहौल, बेड भी लगा होता है, ऑफिशियल टेबल भी लगा होता है साइड पे, कि आप उसको बता रहे हैं कि मैं अभी ऑफिस में हूँ या घर पे हूँ, आप उस हिसाब से बैकग्राउंड से कमरे किस तरफ आए तो घर शुरू हो गया, इधर आए तो ऑफिस। जी अच्छा, जी एग्जैक्टली ऐसे सेट लगे हुए। जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी इस बारे में काफ़ी वर्किंग है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ये हमारे नौजवान के लिए बड़ा वरिड था कि ये इनके साथ कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में भी थे, इनके मैसेजेस थे मेरे पास, उनके पासपोर्ट उन्होंने रख लिए हुए हैं और उनको कहा है कि जाओ जो होता है कर लो। अब ये लोग जो ट्रैप करने में और क्लाइंट्स ओपन करने में, सो कॉल्ड ओपन करने में नाकाम हो जाते हैं, उन लोगों को फिर वो मारपीट है, तशद्दुद है, जुल्म है उन पर। उनके साथ बहुत जुल्म होता है, उनके साथ मॉरली, फिजिकली, मेंटस की ड्यूरेशन कितनी है। देखें, एक लड़का जो बेचारा ऑफिस से 13-14 घंटे सिस्टम पे बैठ के, बीच में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता है खाने का और वॉशरूम जाने का 10 मिनट का ब्रेक, इस तरह 13 घंटे काम कर रहा है। उसके बाद से रूम में जाना है, उसे घर बात भी करनी है अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी फैमिली के साथ उसने बात करनी है। उसकी बात खत्म होगी, दूसरा बात कर रहा है रूम के अंदर, वो कैसे सोएगा? वो रेस्ट की ड्यूरेशन हार्डली 3 से 4 ये लोग जब वहां पर फंस जाते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली से आपने कहा राब्ता भी करते हैं जी। ये कैसी कैद है कि बाप से भी बात हो रही है, माँ से भी हो रही, फूफी ताए चाचे मसड़ से भी बात हो रही है और कैद भी है। तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मियां साहब। ये सब जो रियलिटीज़ है ना, जो हमारी सोसाइटी में रियलिटीज़ है, यहाँ से आपने अच्छा बड़ा क्वेश्चन किया है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बड़ा रेज करूँगा कि मोस्टली यहाँ से जाते हैं वो नौजवान जो डिफरेंट क्राइम्स में यहाँ पे जाने अनजाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें डकैती, मर्डर या अटेम्प्ट मर्डर। उसमें जब वो यहाँ से भागते हैं ना, इस तरह के लोगों, क्रिमिनल हिस्ट्री, क्रिमिनल हाँ होते भी यंग नौजवान होते हैं, माँ जो है गहने बेच के या बाप को अपना ज़मीन का टोटा बेच के, ज़्यादातर ये पंजाब के मुख्तलिफ कस्बों में से जाते हैं। आप शहरों में से बहुत कम है, बहुत कम है। तो जिनमें वो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनमें वो भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि यार जेल, वो भी जेल है, उधर जेल काटनी है पाकिस्तान में, तो ये जेल मच बेटर है, बात भी हो रही है और खाना भी मिल रहा है। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ हमारे भाई दानिश खान साहब मौजूद हैं और जिस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक नया ट्रैप है जो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, यानी लड़कों और लड़कियों के लिए तैयार किया गया है कि उनको, क्योंकि हमारे पास मॉरलिटीज तो माशाल्लाह अब रही नहीं है, अब हमें इस गर्द चीज से नहीं। एक दौर हुआ करता था कि जब माएँ जिंदा थी, जब माएँ पूछा करती थी कि पुत्र तेरे कोल ते मेरे लिए दवाई दे पैसे नहीं सन, तो मेरे लिए जोड़ा लेके आए कि मां दा ला के ले आंदे। अब नहीं कुछ पूछता। एक वक्त होता था जब बाप शेर की नजर रखा करता था, वो कहता था बेटे तुम्हारे पास तो मुझे दाल खिलाने के पैसे नहीं थे, तू मेरे लिए मटन लेकर आ रहा है, किसके बच्चे की प्लेट से उठा के लाया भाई, तो मेरा नहीं है, ले जा वापस। वो सब कब्रों में चले गए और उनके ऊपर हमने मनो मिट्टी डाल दी है। अब ना वो मां रही है, ना वो बाप रहे हैं और बदकिस्मती के साथ ना ही वो औलादे रही हैं। तो हम वल्नरेबल हो गए पूरी दुनिया के लिए कि हमें दुनिया इस तरह से उंगलियों पर नचा रही है और हम नाच भी रहे हैं और एक के बाद एक ट्रैप सामने आ रहा है। दानिश खान साहब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइनीज माफिया की मुबैना सरपरस्ती में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें कंबोडिया शामिल है, बर्मा शामिल है, थाईलैंड शामिल है, ये तमाम लोग किस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। दानिश साहब एक बार फिर से बात को आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम चीजें हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है, जो लोग लुट रहे हैं उनको पता है। अब तो ये नंबर दर्जनों में तो नहीं है ना, अब ये सैकड़ों की कहानी है और शायद सैकड़ों से भी हजारों की कहानी होगी जो बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां पाकिस्तानी फंसे हुए हैं मुख्तलिफ माफियाज के पास। पेरेंट्स रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं पता चल रहा तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है, और करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो अपने घर से बात स्टार्ट होती है। यहाँ एयरपोर्ट्स जो FIA, जो हमारा एक ऐसा इमिग्रेशन का एक बजाज महकमा है कि यहाँ से इन ममालिक के लिए किसी प्रूफ के बगैर और बतवातर
यहाँ से नौजवान कैसे निकल रहे हैं? अच्छा, इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली बात की कि जो इलीगल पाकिस्तान छोड़ने वाले लोग हैं ये हमारी बड़ी बदनामी का सबब बन रहे हैं। लेकिन अजाब ये है कि सर एक बंदा जा रहा है और वो जा ही विजिट वीज़े पर रहा है या वर्क वीज़े पर जा रहा है, तो FIA का या वहाँ का मुतल्लिका इदारे का काउंटर जो है वो उसको थोड़ा फैसिलिटेट तो कर सकता है अपनी दिहाड़ी पट्टी के चक्कर में, लेकिन वो उसको रोक किस बिना पर सकता है कि नहीं जाना जी आप वापस आएंगे? सर रोक, मेरे साथ बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है। रोक किस बिना पे जा सकता है कि आज मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत आगे तक निकल चुकी है पूरी दुनिया में। इवन के USA भी इस चीज़ पे उनको भी पता है कंबोडिया में कहाँ कहाँ किस किस बिल्डिंग में, सैटेलाइट में उन्होंने वो बिल्डिंग्स ले ली हुई हैं, किस किस बिल्डिंग में हमारे शहरियों पे ये आप कह लें कि एक साइबर क्राइम या उनको लूट मार का कहाँ से सिलसिला। और वो देखी है बकायदा। और मैं आपको गूगल एक बड़ी एक दिलचस्प बात बताऊं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका में, और ये इंफॉर्मेशन मेरी ऑथेंटिक है, कि उन्होंने वहाँ पे एड्स पोस्टर जगह जगह गलियों में उन्होंने वो चस्पा किए हुए हैं कि आप किसी भी ऑनलाइन उसका हिस्सा ना बने, किसी को रिप्लाई ना करें, आपको किसी ट्रैप किया जा रहा है, आप अपने अकाउंट्स, अपने डिटेल्स जो किसी को मत दें। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन आप काफ़ी हद तक, अच्छा आपने जो क्वेश्चन किया कि वो एंटरटेन कर सकते हैं, वो रोक नहीं सकते। सर देखें, एक चीज़ डिक्लेयर हो चुकी हुई है, और एक एजेंट जो पाकिस्तानी एजेंट है जो कंबोडिया में बैठे हुए, जो यहाँ से नौजवानों को बुलाते हैं, वो उनका FIA के साथ लिंक है, उनका वहाँ पे भी लिंक है। वो लिंक क्यों है, किस बेस पे है वो लिंक? अगर सर वो डिक्लेयर्ड लिंक तो नहीं है ना, वो तो हरामखोरी पर मबनी लिंक है जो कि आपने एक गुनाह करना है और अंदर छुप के करना है जी, तो वो उसके ऊपर तो एक अलग से चीज है। माय क्वेश्चन इज कि अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को देखने के बाद रोकने की कोशिश करे, गवर्नमेंट के कैसे रोक सकती है? लाइक मैं जाना चाह रहा हूँ एक विजिट वीजे पर थाईलैंड, तो मुझे एक FIA का एहलकार या एक इमिग्रेशन का एहलकार किस बिना पर रोक सकता है? तो उसकी कैटेगरी जो यहाँ से स्कैमिंग के लिए जाते हैं, जो नौजवान जाते हैं, उनकी कैटेगरी होती ही डिफरेंट है। वो बिजनेस वीज़े पे बुलाते हैं और एक ही पैसेज है, एक ही वे है, एक ही मेथड है, एक ही तरीक़ाकार है, और वो लोग हाईलाइट भी हो चुके हुए हैं। जो एजेंट्स हैं वो लोग विजिट की कैटेगरी या विजिट करने वाला जो है सिस्टम वो एक अलग है, और वो अफसरान को, FIA को, इमिग्रेशन को, एयरपोर्ट पे उनको सब पता है, एक नॉलेज होता है, उनको पता होता है। ठीक है, एक अंगूठा छाप आप देख रहे हैं, वो जा रहा है, उसको बात भी नहीं करनी आ रही, वो कह रहा है कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ बिजनेस वीज़े पे। ये जो कैटेगरी दी होती है बिजनेस वीज़ा, वो उनको आपके ख्याल में उनको नहीं समझ आती कि ये इसने क्या बिजनेस करना है, इसके पास क्या कैपिटल है, इसके पास क्या नॉलेज है, क्या हाउ नो है, वो आपके ख्याल में उनको समझ नहीं आती होगी। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी पाकिस्तानी कौम को पैथेटिक कौम समझते हैं? सर वो ऐसा है कि हम एक आसान हदफ है, हमने अपने आप को वल्नरेबल रखा हुआ है ना जी, हम जो एक आसान हदफ है, और हमें टारगेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे जो स्कैमिंग की जॉब करते हैं नौजवान, वो बांग्लादेशी भी हैं, उनमें ये निगर्स जो होते हैं, ये साइड कीनिया वाली साइड के, या वो जो जिनको हम काले बोलते हैं, वो भी हैं, इंडियंस भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ये चीज़ जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने देखा कि उन लोगों को वैसे ट्रीट नहीं करते वो जैसे पाकिस्तानी को। अब मैंने आपको बताया कि गोंगलुओं से, पता है कि इनके पीछे किसी ने नहीं, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए जब वहाँ पे कार्रवाई होती है तो गिरफ्तार पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी गिरफ्तार होते हैं। कोई सरगना, कोई बॉस, कोई गिरफ्तार नहीं होता, कोई दूसरी नेशनलिटी, इवन बांग्लादेश, वो भी गिरफ्तार नहीं होता। सारी जो 100 ओवर 100 जो पाकिस्तानी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे बड़ी शर्म आई कि एक बंगाली नौजवान जो है वो मुझे टेलीफोन पर बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि इमरान भाई, मैं बर्मा में कैद रहकर आया हूँ और मैं इतने पैसे देकर अभी बांग्लादेश पहुंचा हूँ, और मैं एक मखसूस वक्त जो है वहाँ पर मैंने काटा है, तो फलां पाकिस्तानी नौजवान, फलां उसका नाम है, फलां इलाके का रहने वाला है, और फलां पाकिस्तानी लड़की जो है उन कंपाउंड्स में, जो तकरीबन 900 के करीब कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं, बर्मा में चाइनीज़ माफिया, मुबैना चाइनीज़ माफिया की गिरफ्त में, जो गए अपनी मर्जी से थे लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। तो प्लीज डू समथिंग फॉर दैट।
मेरे लिए मरने का मकाम था। तो मुझे एक बंगाली बता रहा है कि पाकिस्तानियों के साथ वहां पर इंतहाई पैथेटिक सलूक हो रहा है और वो अपने माँ बाप को सिर्फ ये बता सकते हैं ऑल इज वेल, और अगर ऑल इज नॉट वेल तो पैसे पर हो, और उन माँ बाप के पास अपने बच्चों को पैसे देने के, अपने बच्चों को वापस लाने के वसाइल नहीं है। तो मैं क्यों ना ये बात कहूं कि रियासत के नौकर जिनको हमने रखा था अपनी नौकरी के लिए, इस रियासत की मुलाजमत के लिए, हर महीने हम उनको तनख्वाह देकर पालते हैं, वो इतने बदबख्त, इतने रजील, इतने नापाक हैं कि वो इस कौम की एक शख्स पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं कि इसको कैसे बेचा जाए, कैसे कमाया जाए, और हमारे अपने पेटों से ही जने हुए। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है, बुर्दा फरोशी और क्या होती है, यही हुआ करती है। अल्लाह ताला हिदायत दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला तकवीयत दे मेरी पाक अर्ज के उन मुलाजमीन को जो हलाल खोर है, तो वो डोमिनेट करें इन हराम खोरों पर, इन बदबख्तों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर अपनी कौम के मुआविन बने, लेकिन दिल दूर रास्ता। इजाज़त चाहेंगे। सलाम।